नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल सामने आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या फिर फ़िरक़ा वाराना मामलात हैं और फिर दीगर, चाहे वो नेशनल हों, चाहे वो इलाक़ाई हो, चाहे वो इंटरनेशनली जिस तरह के डिस्प्यूट्स बने हुए हैं, इस सब पर तो बात हो रही है, बात की जा रही है और इसी पर सभी की कवरेज है और सभी नज़रें बनाए हुए हैं। बहरहाल हमारे भी प्रोग्राम रिवायती तौर पर अगर हम देखें तो उसी पर मजबूरी होती है कि हम बात करते हैं और करना भी पड़ता है, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं, चाहे वो असम्बली के मामलात हों, चाहे वो पार्लियामेंट के मामलात हों, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के मामलात हों। जो कोई जुड़े हुए हैं, यही दुनिया का यानी हाल है, मामलात हैं, डिस्प्यूट्स हैं उसी पर। लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी तौर पर जो सभी से जुड़े हुए मामलात हैं, यानी अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं अगर उसका असर यानी न सिर्फ उन ऐवानों के ज़रिए उसमें जो कुछ होता है उसके तहत जो कुछ असर होता है, तो वो एक आम आदमी तक होता है और उस जानिब शायद दुनिया की ताकतें भी, या फिर हम कहेंगे कि पॉलिटिशियंस भी उस जानिब ना तवज्जो को ले जाने देना चाहते हैं और ना ही उस पर जिस तरह की कवरेज मीडिया की जानिब से होनी चाहिए वो हो रही है। इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। अगर जंगें भी हैं तो कहा यही जाता है कि जो मुआशी माहिरीन हैं उसकी भी वजह कहीं ना कहीं यानी इख्तिदार है, कहीं ना कहीं माल व असबाब है, कहीं ना कहीं दुनिया के ख़जाने हैं, कहीं ना कहीं दुनिया के यानी एक दूसरे के जो वसाइल हैं उस पर कब्ज़े की कोशिशें हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें तो अपने अपने बाज़ारों की तलाश है और अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है। मेरी मुराद है आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो ये है कि दुनिया में दरअसल जिस तरह के डिस्प्यूट्स हम देख रहे हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे पस मंज़रात कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें दुनिया की एक बड़ी ताकत और या फिर दो ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माल और असबाब और ख़जानों पर कब्ज़े के लिए इनकी जंगें हैं, इनके सारे मामलात हैं। आज के प्रोग्राम का उन्वान भी हमने दिया है, दुनिया का बदलता मुआशी निज़ाम और इक़्तिसादी जंग, ट्रेड वॉर। इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूक्रेन में जंग बंदी की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात निकल कर क्या आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ के जो हमने पैसा खर्च किया है वो हम वसूलेंगे, ना सिर्फ वसूलेंगे बल्कि यहाँ के जो माइनिंग्स हैं उस पर जो है हमारा एग्रीमेंट उस हवाले से हमसे करना होगा। इसी तरह से हम देखेंगे अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात करेंगे, वहाँ पर भी जो कुछ भी मामलात है, तो तेल की दौलत है, गैस की दौलत है और इसके साथ साथ दीगर मामलात को भी अगर हम देखेंगे, दुनिया के जंगों को भी देखेंगे, चाइना और रशिया और हम देखें यानी अमेरिका की बात करें तो जो टकराव है वो क्या है। तो आज के इस प्रोग्राम में न सिर्फ इस टकराव की बात करेंगे बल्कि दुनिया जिस तरह से एक करवट ले रही है बल्कि ले चुकी है, एआई का दौर है, यानी जो तसादम है, जो यानी एक दूसरे के खिलाफ जो यानी हम कहेंगे कि जो टकराव है उसकी नौयत भी कुछ तब्दील है। तो उसी पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम जिस तरह से मैंने कहा हम कवर करेंगे, एक तो ट्रेड वॉर के हवाले से इकोनॉमी किस तरह से तब्दील हो रही है, उसके पैमाने किस तरह से तब्दील हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और जो जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई गई, तो उसके असरात डेवलप कंट्रीज़ पर क्या होंगे और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उस पर क्या होंगे और जो बिल्कुल यानी गरीब ममालिक हैं उन पर क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। ट्रेड वॉर की बात करेंगे, करेंसीज़ की बात करेंगे कि करेंसीज़ के हवाले से किस करेंसी का फ्यूचर है, क्योंकि करेंसी वो लिक्विड जो हम देखते हैं वो तो हमारी नज़रों के सामने है, लेकिन उससे हट के हम बहुत सी करेंसीज़ को देख रहे हैं जिस हवाले से कुछ ममालिक ने उसको जो है मंजूरी दे दी है, कुछ ने लीगलाइज़ कर दिया है, कुछ ने उसको अभी तक लीगलाइज़ नहीं किया है। मेरी मुराद है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। और इसी के साथ गोल्ड की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं रोज़ बरोज़। चल क्या रहा है दुनिया में, इसी पर नज़र डालेंगे। मैं वाहिद साहब पर छोड़ता हूं कि वो कहां से आगाज़ करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ अमेरिका से ही करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, बिलखुसूस जो टैरिफ्स नए नए जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें हमारे मुल्क के हवाले से भी अगर हम बात करें तो हम भी उसकी जद में आ रहे हैं। तो वाहिद साहब, इसका अगर इनिशियली इफ़ेक्ट आप किस तरह से देख रहे हैं? जी वाहिद साहब। देखिए, अगर हम बात करें
इनिशियली स्टेज की नहीं बल्कि इसके पूरे अंजाम की और पूरे खेल की तो ज्यादा बेटर होगा। जी। और पूरा खेल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इकोनॉमिक जो जंग शुरू की है, जी। माशी जंग जो शुरू की है, हम्म। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसको हम पहले सिरे से मान लेते हैं कि ये ठीक उसी तरह का मामला है। ये इन्होंने जरा रिवर्स गियर में लगाई ये चीजें। जब गोर्बाचोव आए थे यूएसएसआर में, तो गोर्बाचोव ने ओपन हवाएं जो है एक प्रोग्राम शुरू किया था कि हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाएंगे, खोलेंगे, जो हमारा एक कम्युनिज्म का एक निजाम है उसको हम तोड़ देंगे। और उसके नतीजे में उल्टे रूस टूट गया। तो उल्टे जो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई है ट्रंप ने, एक्चुअली ये अमेरिका के अंत की शुरुआत है। देखिए, इसमें एक जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो एक्शन दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि नाटो खतरे में है। नाटो के साथ साथ में जो यूरोपियन यूनियन है वो खतरे में है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अगर इकट्ठी है तो वो कैसे काम करती रही थी अभी तक नाटो के संरक्षण में, कि अगर उन्हें किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ कोई अपना कोई डील करनी होती थी और डील अपनी शर्तों पे करनी होती थी, तो उसमें अमेरिकी फौजी निजाम का यानी अमेरिकी धमकियों का इस्तेमाल किया जाता था। और जो अमेरिकी एजेंसी दुनिया में जो है वो अपना एस्टेब्लिशमेंट जमा कर बैठी हुई है, अभी तक खत्म नहीं हुई मगर अभी होंगी, वो उनके जरिए अपने सारे काम वो ठीक कराते थे। वो ऐसे करते थे कि अगर उन्हें सपोज पाकिस्तान के अंदर उन्हें कोई एनवायरमेंट चाहिए कि उनकी अपनी कंपनियां बंद हो जाए और कोई विदेशी कंपनी आए वो मुनाफा कमाए, तो फिर वहां के हुक्मरानों को ये लोग हैंडल करते थे और उनसे जो है ऐसी नीति बनवाते थे जिससे उनका घरेलू इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो जाए और जो विदेशी इंडस्ट्री है वो मुनाफा कमाए। चाहे उन्हें फिर उस पर टैरिफ लगाना हो, टैरिफ हटाना हो, कच्चे माल की बरामदगी जो है वो उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके महंगा करना हो ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इस्तेमाल जो है ये अमेरिका के दबाव में करते थे। अगर अमेरिका इस नीति से हट जाता है तो यूरोपियन कंट्री की जो इंडस्ट्री है अब वो दुनिया में वो दबाव नहीं बना पाएंगी, चाहे इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान, इसके अलावा और वो दुनिया भर के गल्फ के बाजार हैं, उन सभी में अगर अमेरिका दामन झाड़ देता है तो जो नीति ये बनाते थे, चलाते थे, ये उस पर मतलब अब कायम दायम नहीं रह सकेंगे। और इस तरीके से जो एशियन कंट्री हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाएंगी। तो यूरोप और उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये सरकारें किसी तरीके से ट्रंप जिस तरह से अपनी एस्टेब्लिशमेंट को खत्म कर रहे हैं और इनका नियंत्रण जो है वो दुनिया की सरकारों से हट जाएगा, तो फिर ये वो दबाव नहीं बनवा पाएंगे। लेकिन भाई साहब, इब्तिदा ही में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह से ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दी गई कि अगर आप कोई पेशरफ्त करेंगे डॉलर के खिलाफ, अगर वो मामला जाता है तो फिर आपको जो है मतलब आपको खत्म कर दिया जाएगा, मतलब खुले तौर पर इस तरह की धमकियां उन्होंने दी। जी बाकर साहब, एक बात समझिए कि ये एक पूरी मीडियाबाजी है जिसका कोई मतलब नहीं, ये वो बकवास है जिसका कोई अर्थ नहीं। ट्रंप कौन होता है इसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा? ट्रंप जो कर रहा है वो अपना ही कर रहा है, किसी का क्या कर रहा है। अलबत्ता ये है कि जो उनके मानसिक तौर पर गुलाम है यानी जहनी गुलाम जो है उनके साथ वो नया खेल खेल रहा है, वो अलग बात है। क्योंकि कई बार कई ऐसे कंट्री हैं जिनमें रेडिकलाइजेशन जो है वो अगली दुनिया के लिए खतरा बन रहा है और ऐसे में चाइना हो, रशिया हो या ट्रंप हो, तो ये सभी लोग एक तरफा से कहीं ना कहीं अंदर से सहमत हो चुके हैं कि ऐसी कंट्रियों को दबाव में लेकर ठिकाने लगाया जाए ताकि वो जो है ज्यादा सर न उठा सके, मुंडी कम उठाए और वो धीरे धीरे जो है औकात में आ जाए। तो ये उनके प्लान का हिस्सा है। वरना आप ये बताइए मुझे, अगर ब्रिक्स की आप बात करेंगे तो ब्रिक्स में जितने देश हैं उन सब पे तो पहले से जो है इनकी पाबंदी लगी हुई है। ईरान, ब्राजील है, ईरान पहले रशिया है, ब्राजील है, इंडिया है। अगर भारत को छोड़ दो, भारत को छोड़ दें, चाइना है जी, चाइना पे ये अपनी सैंक्शन लगाते रहते हैं। श्रीलंका है, रशिया के ऊपर पहले से लगा रखी है। साउथ अफ्रीका इनसे वैसे नहीं। कुल मिलाकर आप ये सोचे कि अगर नई करेंसी जो है, अगर नई करेंसी लॉन्च की जाती है
तो नई करेंसी लॉन्च करने में जो है वो इनको धमका के ये क्या होता है, ये इसे कहते हैं प्रेशर लीकेज विंडो। ये प्रेशर लीकेज विंडो वैसी है जैसे गाजा का एक वीडियो जारी किया उसने कि मैं गाजा को एक नए सिरे से बना दूंगा और ये गोल्डन गाजा होगा और ट्रम्प का गाजा ऐसा होगा वैसा होगा। AI वीडियो जी, ये जो कहानी AI से ओपन है ड्रामा, ये होती है, इसको कहते हैं जो है प्रेशर लीकेज विंडो। ये प्रेशर लीकेज विंडो इस तरह से काम करती है कि अब जो यहूदी है इजराइल के या उनके समर्थक हैं वो सोच रहे हैं चलो चलो भाई ट्रम्प ने जो है एक अच्छा काम किया, कम से कम जो है वो इन्हें प्लान ये रखा है। हाँ, वो ये जो एक ड्रामा वो रचा है उसने, इस ड्रामे को आपको समझने की जरूरत है क्योंकि इस ड्रामे में सच्चाई कहीं से भी नहीं है। इस ड्रामे में कोई सच्चाई नहीं है। ये जो ब्रिक्स की करेंसी की बात है, अब आप एक बात लेकिन भाई साहब कोई इसमें पेशरफ भी नहीं हुई ना। मतलब मैं जानना चाहूँगा, एक अरसे दराज से जो है एशियन कंट्रीज़ की आपस में जो है यानी अपनी करेंसी जो मुकामी है उसमें एक देरीना ख्वाब रह गया है, इसको मतलब तकमील भी तो नहीं किया जा सका। तो अब क्या आगे करेंगे? अब तक नहीं कर पाए तो अब तो डोनाल्ड ट्रम्प अगर खुलकर कह रहे हैं हो रहा है ना। अब आप सोचिए ना कि आप करेंसी की बात कर रहे हैं ना खाली जी, तो करेंसी की बात आप क्या कर रहे हैं? आप जो करेंसी की बात कर रहे हैं तो करेंसी लॉन्च की जो टेस्ट हो चुका है, ये करेंसी से पहले आपको ये समझना पड़ेगा जी कि ट्रम्प ने अभी क्या किया है कि उसने ये कहा है कि मैं अपने जो हमारा गोल्ड है उसका ऑडिट करवा रहा हूँ जी। अब आप ये सोचिए कि अगर ट्रम्प गोल्ड का ऑडिट करवा रहा है जी तो फिर ये ऑडिट जो है ट्रम्प को तो ये बात अच्छे से पता है। हमने तो एक खबर चलाई है आपके साथ, मैंने डिस्कस की है इसमें प्रोग्राम में अपने कि ये जो गोल्ड है वो अमेरिका से शिफ्ट हो चुका है, वो स्विट्जरलैंड में शिफ्ट किया जा चुका है और ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि इनको आने वाले खतरे का पता चल रहा है। यानी अमेरिका के पास जितने डॉलर उन्होंने छाप रखे हैं उसकी गारंटी के तौर पर न तो कोई मटेरियल बाकी है, ना ही कोई प्रोडक्ट बाकी है और ना ही कोई जो है उनके पास में बेसिकली गोल्ड बाकी है। तो अब आने वाली दुनिया में आप देख रहे हैं ना गोल्ड के रेट हाँ बिल्कुल बढ़ रहे हैं जी हाँ, क्यों बढ़ रहे हैं गोल्ड के जी हाँ, ये कि लोगों ने करेंसी से अपना यकीन हटा दिया है और वो लोग जानते हैं कि डॉलर अब कुछ दिनों का मेहमान है कि इसकी गारंटी नहीं चलेगी और आने वाली दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी होगी या फिर वर्चुअल करेंसी होगी या फिर जो है कागज की करेंसी होगी, कोई भी करेंसी होगी बाकर साहब, और आप बहुत पहले बात कर चुके हैं कि वो गोल्ड पर इन्हिसार करेगी, यानी वो गोल्ड पर इन्हिसार होगा और गोल्ड के मुताबिक ही उसका आकलन किया जाएगा। ये लेकिन भाई साहब इसकी शिफ्टिंग का जो मरहला है ये बहुत यानी देरीना भी हो सकता है और बड़ा जो है नाजुक भी हो सकता है और शिफ्टिंग में कौन कौन किस तरह से इफेक्ट होगा, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। यानी अगर डॉलर से दुनिया शिफ्ट होगी किसी और करेंसी पर तो सबसे बड़ा तो चेंज यही होगा, उसकी जद में कौन से ममालिक आएंगे और उन पर क्या असर होगा, ये बुनियादी तौर पर बात होगी। उसके बाद फिर किस पर शिफ्ट होंगे और उसमें कौन सी कंट्री, उसका क्या मतलब उसकी शराकत है, वो भी बड़ी अहमियत की बात होगी। जी भाई साहब जी देखिए, जो इस पर शिफ्ट होने की बात है, जो खतरे की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा खतरा है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। तो खतरा तो बड़ा है मगर उसमें जो लोग जो है वो प्रेशर में आ जाएंगे वो लोग निश्चित रूप से जो है वो दिवालिया घोषित हो जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अमेरिका से नकल करके नकली करेंसी अपने यहाँ प्रिंट की है जी। और जब ये अपने यहाँ नकली प्रिंट की है तो कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका जो बहुत सारा प्रोडक्शन है वो किसी भी तरीके से इस लेवल का नहीं है कि उसको उसके बगैर दुनिया ना चल सके। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल बनी हुई है ना वो ये है कि कुछ देश जो है वो शिकार हो जाएंगे इस सब चीजों के कि उन्होंने इंतजाम तो पहले से कुछ किया नहीं है जी। और वो सोचते रहे कि हमने करेंसी प्रिंट कर ली है, चूंकि अमेरिका भी प्रिंट करके रखे हुए है डॉलर, तो अब वो डॉलर भी जाएगा और ऐसे लोग जो उनसे इन्फ्लुएंस करके इन्होंने गोल्ड का बहुत ज्यादा भंडार नहीं किया है और अपने यहाँ गोल्ड की को मतलब अपनी करेंसी को डॉलर के सामने टूटने से नहीं बचाया है। क्योंकि देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जो गोल्ड का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है
क्योंकि भारत में गोल्ड जो है वो कल्चर में शामिल है, शादी में, ब्याह में, मरने में, खतना करने में, हर करने में, यहाँ हर जगह पर जो है रिचुअल में गोल्ड शामिल है, जो कि दुनिया में इस तरह ये नहीं पाया जाता। तो हम एक बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं गोल्ड के, और गोल्ड हमारे यहाँ पैदा होता नहीं है। तो कुल मिला के ये एक तो गोल्ड हमें चाहिए रिचुअल के तौर पे। दूसरा, जो हमारे जो वेल्थ होगी, अगर वो गोल्ड में रिजर्व नहीं होगी तो फिर हमारी जो करेंसी है वो और ज्यादा डी वैल्यू हो जाएगी आगे आने वाली दुनिया। लेकिन भाई साहब, जहाँ तक खैर हमारे हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, हमारे पास गोल्ड अगर है तो वो पब्लिक के पास है, लेकिन ये पब्लिक के पास होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सरकार के पास, सरकार के ख़जाने में, सरकार के रिजर्वाइज में होना लाजिम होता है। तो वो तो हमारे पास या तो लोगों के पास है या तो फिर मंदिरों में बहुत है। जी भाई साहब। जी नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो लोगों के पास है या फिर जो है ये मंदिरों में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी हाँ। मगर सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास यानी रिजर्व बैंक के पास हमारे पास डिपॉजिट गोल्ड का कितना है, ये महत्वपूर्ण होता है। वो तो हमारी वैल्यू जो करेंसी की है वो बताती है कि क्या कितना है हमारा, है ना। नहीं वो करेंसी बेसिकली क्या है, वो तो खैर एक डिपॉजिट रखता है कि हम ना 3-4 चीजों में अपना फॉरेन रिजर्व रखते हैं। जी। फॉरेन रिजर्व के तौर पर ही हम लोग जो है गोल्ड भी रखते हैं। फॉरेन रिजर्व के तौर पर ही हम लोग कुछ युआन में करते हैं, तो कुछ हम डॉलर में, सबसे ज्यादा तो डॉलर में रिजर्व किया जाता है। जी हाँ। इसकी वजह ये है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में, हम डॉलर से पे करके अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप इस पूरे खेल को अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें और भारत के, दोनों अलग अलग तरीके से समझते हैं। जी। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये अमेरिका के पास जो ट्रेड डेफिसिट है जी, वो बहुत ज्यादा है। यानी वो दुनिया के साथ व्यापार करता है, वो ट्रेड सरप्लस कम करता है और दुनिया की चीजों को कंज्यूम ज्यादा करता है। उनके पास अपना जो हथियार लोबी है जी, वो हथियार लोबी उससे ये उसको मतलब मेंटेन करते थे। तकरीबन 15 से 17% जो है वो हिडन, मतलब सामने आंकड़े के तौर पर और गैर आंकड़े के तौर पर उनकी, चाहे मिलिट्री की खुद की खरीद हो या फिर वो जो है विदेशों को अपना माल बेचते हो जी। तो एक अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों से कमाते थे, जिसको वो उस ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करते हैं, जो व्यापार घाटा वो दुनिया के साथ करते हैं। यानी किसी से लोहा खरीदते हैं, एल्युमिनियम खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें जापान से, चाइना से गाड़ियां खरीदते हैं। तो बहुत बड़ी चीजें वो खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें अपने यहाँ। अब सोचिए कि सिर्फ 38 करोड़ लोग क्या पूरी दुनिया का माल खपा सकते जी। ऐसी कौन सी चीज मैंने अमेरिकन के पास में नहीं देखी है कि वो सारी चीजें 100 की तादाद में रखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर गाड़ियों का, महंगी गाड़ियां, महंगे घर, महंगे इक्विपमेंट अगर ये कोई रखता है तो वो अरब जगत के लोग हैं कि वो एक के बजाय 100 गाड़ियां रख लेंगे, 25 गाड़ियां रख लेंगे, हर तरह की। अमेरिकन तो जो है जरूरत की चीज होती है वो भी उनके पास जो है वो ब्याज पे बैंक की खरीदी भी होती है और वो जिंदगी को सिर्फ सर्वाइवल में जी रहे होते हैं। तो मगर आप समझते हैं ना जी। उसके बाद 2 ही तरीके हैं कि जब वो दुनिया के साथ में, कनाडा के साथ में उसका ट्रेड डेफिसिट है, भारत के साथ में उसका ट्रेड डेफिसिट है, चाइना के साथ में वो उसका भारी ट्रेड डेफिसिट है $400 बिलियन का। इसी तरह रूस के साथ भी खुद उसका जो है, क्योंकि वहां से भी लेता है, और रूस के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का। तो सबके साथ तो वो ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं, तो फिर वो कमाई कहाँ से लेके आ रहे हैं? यही तो मुद्दा है कि आप हथियार भी इतने कितने बेच रहे हैं। आप ठीक है, 2 देशों में कहीं ना कहीं दंगा लगवाते हैं, आतंकवाद करवाते हैं, फिर झगड़े करते हैं, फिर हथियार जो है सप्लाई करते हैं। पर हथियार तो अब ईरान में, हुतीस में, तुर्की में और रशिया ने जिस तरीके से इनके तमाम हथियारों को निकम्मा साबित कर दिया है, यूजलेस साबित कर दिया है, तो अब वो हथियार भी बिकने वाला नहीं है। ये बात अमेरिका भी जानता है कि जो ट्रेड डेफिसिट हम हथियारों के जरिए पूरा करते थे वो नहीं हो पाएंगे। और ये लोग क्या करते थे, अपने ट्रेजरी बॉन्ड बेचते थे। यानी जिन देशों के साथ इनका ट्रेड डेफिसिट होता था उनको कहते थे ठीक है, तुमने
हमारे यहाँ से मुनाफा कमाया, पर तुम हमारा ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लो, हम तुम्हें इस पे मुनाफा देंगे और तुम जो है हमारा ये ट्रेजरी बॉन्ड अपने पास रखें और पैसा हमको डॉलर वापस करेंगे। तो इनका जो बैंकिंग निजाम है, जो इनका क्या है, वो अमेरिका का नहीं बल्कि कुछ प्राइवेट लोगों का है, उस खेल में वो लोग खेलते रहे हैं। देखिए बकर साहब, ये इतना उलझा हुआ मैटर है, हालांकि मैं बहुत सुलझे हुए तरीके से कह रहा हूँ, पर आम जनता की कुछ समझ में आएगा नहीं जी। मेरा कहने का, फिर भी मैं अपनी बात तो जरूर पूरी करूंगा। तो वो बात ये है कि वो नकली डॉलर छापते हैं और छाप के नकली डॉलर पे वो जो है ट्रेड डेफिसिट को कवर करते हैं। अब अगर ट्रम्प उसको ऑडिट कर देगा तो इसका मतलब नकली डॉलर का वक्त खत्म हुआ। हाँ, सारे हिसाब किताब हो जाएगा सब। उनके पास नहीं मिला तो डॉलर डी डॉलराइजेशन या डी वैल्यू होना शुरू हो जाएगा। मगर जिनकी पूरी इकोनॉमी में अमेरिका का डॉलर सरप्लस ट्रेड है, तो वो अगर उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया या वहां पर कोई कुछ पागल किस्म के जो है मंत्री राजा बैठे हों किसी देश में, या जाहिल किस्म के लोग निजाम चला रहे हों, तो ऐसे लोगों में जो नुकसान होगा वो भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। और बहुत से देश तो ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि उनमें तो मतलब वो चपरासी रखने के लायक नहीं है, लोग बाग जो है देश चला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी देश मौजूद है दुनिया में तो ऐसे ऐसे भी वो चपरासी रखने के लायक नहीं बाइकाट, और वो देश चला रहे हैं। तो अब बताइए, तो ऐसे देशों का क्या होगा, वो तो वो देश वाले ही जाने। मगर एक बात है कि इस निजाम से यानी बचने के लिए दबाव है, वो क्या करते हैं जी, जो एजेंसीज हैं या फिर उनके जो सिस्टम्स हैं, उनके कई और भी हैं जिनकी चर्चा नहीं करते, एक दबाव बना के रखते हैं और दबाव में वो सारे काम अमेरिका अभी करवा रहा है ट्रम्प। आप जानते हैं कि ये यूक्रेन की वार हार चुके हैं, आप जानते हैं कि ये गाजा की वार हार चुके। हाँ बिल्कुल। और ये ईरान पर हमला तो मतलब कर सकते हैं, मगर जीतने की ताकत ये नहीं रखते, बल्कि इन्हें उल्टे वहां भी हार का सामना करना पड़ेगा। तो अब मुद्दा ये है कि ट्रम्प के पीछे वो लोग छुपना चाहते हैं, जो ये समझ चुके हैं, जो हथियार लोबी है ब्रिटेन की, फ्रांस की या फिर अमेरिका की, कि हम इस वक्त रशियन और चाइनीज हथियारों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम लोग किसी भी तरीके से अगर फेस सेविंग मिलता है और अगर हम एनवायरमेंट खुद पुतिन बाबा को बनाकर देते हैं ताकि वो आसानी से इनको खत्म कर सके, तो फिर उनके लिए एक एज मिल जाएगी और फेस सेविंग भी रहेगा, लोगों को भ्रम बना रहेगा कि हाँ भाई ये भी दुनिया में एक ताकत है, सुपर पावर है, जबकि ये चैलेंज खत्म हो चुका है बाकर साहब। ये करेंसी के तौर पर, इकोनॉमी के तौर पर ये पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और उसके थिंक टैंक ने पहले से प्लान कर लिया था कि दुनिया का खुदा पैसा है, और पैसा हमें जब तक हम दुनिया को रोजगार की गारंटी नहीं देंगे, जब तक पैसे की कमाई की गारंटी नहीं देंगे, यानी हम जब तक अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी खड़ी नहीं कर देंगे, लोगों के लिए बाजार खड़ा नहीं कर देंगे, तब तक जो है हम दुनिया को अपनी तरफ मोड़ नहीं कर सकते, माइल नहीं कर सकते। तो उन्होंने चीन को खड़ा किया और चीन को खड़ा करके एक नया सोशलिज्म का मॉडल तैयार किया है। बाकी साहब आपको मैं स्पष्ट कहूँ तो अमेरिका का खेल खत्म हो चुका है और यूरोप का खेल खत्म हो चुका है। ये जो ड्रामेबाजियां चल रही हैं, मैं इन्हें ज्यादा काउंटिंग में नहीं रखता हूँ। हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में जो मईशत है, जो इकोनॉमी है, वो किस तरह से उसका जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। बहुत सारी इसमें पेचीदगियाँ हैं, समझने लायक हैं। एक तो ममालिक, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो दुनिया की ताकतें हैं, वो इसके लिए अपनी पॉलिसीज़ को, अगरचे हम डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं, वो भी अपने मुल्क के लिए कर रहा है बहुत सारी चीज़ें जो अमेरिका के लिए बेहतर हो सकती हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चाइना भी एक ऐसी ताकत जिसके वाले से वाय साहब ने अभी रोशनी डाली कि उसके पास क्या कुछ नहीं है, उसका जो है सारी दुनिया उसका बाज़ार बन चुका है हमारा, जबकि वो पड़ोसी मुल्क है। एक वो वक्त भी हुआ करता था जब चाइना को जो है ताना दिया जाता था उसकी पॉपुलेशन को लेकर, तो उसके कायद ने, उसके रहनुमा ने, माओ ज़ेतुंग ने कहा था कि हमें हमारे जब चाइना में जब कोई पैदा होता है तो वो सिर्फ पैदा नहीं होता, बल्कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ाता, बल्कि वो अपने साथ अपने दो हाथ लेकर आता है, और वही दो हाथों को हम इस्तेमाल करेंगे, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये दुनिया में, यानी दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, एक जानिब यानी जो दुनिया पर अब तक कंट्रोल करने वाले थे, वो भी अपनी पॉलिसीज़ को तय कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को सरवाइव करें और अपनी धाक को बरकरार रखें, वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब वो ताकत जिसकी पॉपुलेशन बहुत हुआ करती थी, जिसको जो है ताना दिया जाता था, वो आज
अपने यानी पॉपुलेशन का पूरा फ़ायदा उठाकर उसने सारी दुनिया को अपना बाजार बना लिया है। उसी के बाजू हम पड़ोसी मुल्क भी हैं। अब हम अपने तरफ आते हैं, आम लोगों तक आते हैं। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा कि दुनिया, अगर चाइना अपनी पॉपुलेशन का मुजाहरा करता है, सामान को जो है सारी दुनिया में जो है सप्लाई करते हुए और सब कुछ सारी हर शोबे में जो है तरक्की करते हुए, तो हमने भी अपनी पॉपुलेशन को जो है हम भी कहीं ना कहीं जो है इजहार करते हैं सारी दुनिया में। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कहाँ नहीं है भारतीय लोग, हिंदुस्तानी कहाँ कहाँ नहीं है। हर मुल्क में देखें आप, हिंदुस्तानी आपको मिलेंगे। हमारा मैन पावर मिलेगा, हमारा जो है आईटी सेक्टर में, हर सेक्टर में लोग हमारे मिलेंगे। और फिर हम जो है एक बड़ी, अब तो चाइना को भी हमने जो है बीट कर दिया है। तो वैसा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको किस तरह से नज़र आ रही हैं इस बदलते हुए सिस्टम में, इस बदलते हुए निज़ाम में। देखिए, हमारी तो पॉलिसी बहुत तगड़े वाली है। हमारी पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारी पॉलिसी में जब तक मोदी जी हैं सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप जो है रोज कोई ना कोई छूट जो है वो भारत को दे रहे हैं किसी न किसी तरह की। तो वो तो कर लेंगे सारी बातें ठीक। अब रही बात तो ये है कि थोड़ी सी दिक्कत उसमें आने वाली है, जो इकोनॉमी है। क्योंकि अगर हम फ्री ट्रेड करेंगे, जैसा कि बात चल रही है कि हम फ्री ट्रेड कर देंगे, तो जो हम ट्रेड सरप्लस कमाते हैं वो हमारा चला जाएगा। और ऊपर से जो हमारी इंडस्ट्री है, यानी जैसे ईवी की आप बात करते हैं या और बहुत सारी ऐसी चीज है जिसपे 110, 105, 115% तक जो है वो हम लगाते हैं टैरिफ। वो टैरिफ इसलिए लगा जाता है कि अमेरिका में जो पोस्ट करती है चीजें, वो चीजें उनको हम डबल महंगा कर देते हैं अपने बाजार में, ताकि हमारे बाजार में महंगी पड़ने वाली चीज भी बिकती रहे और अमेरिका पूरे बाजार में कब्जा ना कर दे। क्योंकि जनता को तो जो चीज सस्ती मिलेगी वो उसे खरीदेगा, और अगर अमेरिका की चीज सस्ती मिलनी शुरू हो गई तो फिर जो हमारा असेंबलिंग प्रोग्राम चल रहा है, यानी हम जो चीन से सस्ता रॉ मटेरियल लाते हैं, असेंबल करते हैं, फिर एक हम अपने लोगों को जॉब देते हैं, सर्विस सेक्टर में हमारी इकोनॉमी का 50% जीडीपी में जो हाथ है, हम उसको खो देंगे। क्योंकि फिर जब तैयार चीजें आएंगी और हम उन पर ट्रेड फ्री यानी टैक्स फ्री हम उनको रख देंगे, तो ये सिचुएशन बड़ी बिगड़ जाएगी। और वो चीजें, आप सोचिए ना कि जो 22 लाख रुपए की कार है, वो अगर टैक्स हम हटा देंगे तो वो हमको 10 ही लाख रुपए में पड़ेगी या 10-12 लाख रुपए में पड़ेगी। तो कंपटीशन तो अमेरिका को तो बहुत बड़ा वो मिल जाएगा, इसमें एज मिल जाएगा कि वो कहते हैं हमारे। अच्छा, दूसरी एक और बात है, देखिए सबसे बड़ा खतरा जो है यहाँ के किसानों को मुझे लग रहा है, हालांकि मोदी जी उसमें संभाल लेंगे, हो सकता है वो एमएसपी ठीक कर दें और जिस तरह अमेरिका अपने किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालता है वो कर दें। या फिर एक होता है उनका ना एक मॉडल होता है अमेरिका का, वो उसमें एक इंश्योरेंस टाइप का मॉडल है उनका, उसमें है कि आपका प्राइस लॉस। तो प्राइस लॉस का वो सरकार उसका उस बीमे का भी 70 से 80% खुद वहन करती है, और प्राइस लॉस का जो रिस्क है वो बीमा कंपनियां उठा देती है, जो अभी नहीं है, मोदी जी कर देंगे। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो तकड़ी थिंकिंग वाले इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत तगड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे मंत्रालय में, तो वो कर देंगे पूरी तरह ये काम, तो उससे हम लोग बच जाएंगे। क्योंकि अगर मान लिया ना करा तो फिर वो गड़बड़ इसलिए हो सकती है कि उनके यहाँ जो जमीन होती है एक किसान की, जिसमें एक परिवार पलता है जी, तो वो जमीन जो है उनके पास 400 एकड़ के करीब होती है, मिनिमम एवरेज आती है 400 से 450 एकड़ पर फैमिली जी। भारत में वो जमीन आती है पर फार्मर फैमिली तकरीबन 2.5 से 3 एकड़। तो 2.5 से 3 एकड़ और 400 से 500 एकड़ का जो डिफरेंस है, और उनके हाई इक्विपमेंट, क्योंकि उनकी बुआई पैदावार बहुत ज्यादा है उनके पास जी, बहुत ज्यादा। मतलब आगे अगर मान लिया सोचिए ना कि भारत का 2.5 एकड़ का किसान अगर 5 रुपए कमाता है एक केजी पे, तो मान लिया वो 2.5 एकड़ पे उसने कितना कमा लिया। मतलब अगर 100 एकड़ अगर आता है तो 250 एकड़ आ गया है,
अब वो 250 एकड़, अमूमन पैरामीटर की बात कर रहा हूँ कि 250 क्विंटल पे किलो आ गया, तो 250 किलो पे अगर उसने लगा भी दिया 5 रुपए का रेट, तो उसके पास कितना आ गया? अगर वो सिर्फ 1 रुपए का मुनाफा कमाता है जो किसान है अमेरिका का, क्योंकि 2.5 एकड़ में उसके पास 400 से 500 एकड़ एवरेज जमीन है और हाई इक्विपमेंट है, और भारत की जमीन से उसकी पैदावार जस्ट डबल है, उसकी क्वालिटी, उनकी बिजाई, उनके यहाँ शोध, उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत बड़ा होने के लिए, ऊपर से उनकी सरकार द्वारा दुनिया में उनके लिए बाजार है, एनवायरमेंट तैयार करना, बाजार उपलब्ध कराना, ये सब काम करना। अगर ना बिके तो सरकार एक प्राइस पे खरीद के उसको डंपिंग रेट में डाल देना ताकि प्राइस लॉस उनको पे ना करना पड़े। तो इतने तहफुज़ वो अपनी किसान को देते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी जो है इस ट्रेड वॉर में टक्कर लेने के लिए तैयार है और सब किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे भी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सिडी है ना वो सिर्फ बिजली पर और जो फर्टिलाइजर्स पर या कई क्या मेडिसिन पर जो है वो मिलती है किसान को, बाकी वो सब्सिडी कहीं नहीं होती है। तो कुल मिलाकर उसमें एक वो है शायद उनके दिमाग में कि वो किस तरह किसान को बचा सकते हैं, बट अगर ना होता तो फिर वाकई बड़ा खतरा था कि किसान जो है आपके वो उनके भांडे बिक जाएंगे, और चूंकि आप अगर फ्री ट्रेड करेंगे और आप वो मजबूरन आपको जो है खोलना पड़ेगा उनके प्रोडक्ट के लिए अपना बाजार, तो वो डंपिंग रेट पे जब फेंकेंगे तो आपका किसान जो है वो जो पहले खुदकुशी तो नहीं करते ज्यादा तादाद में, अब भी ज्यादा खतरा तो नहीं बढ़ेगा। मान लिया अगर बढ़ेगा भी तो अगर अभी 2% या 3% करते हैं तो 50% करने लगेंगे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो कुल मिलाकर बड़े अफसोस की बात है भाई साहब। मतलब अच्छा, दूसरी चीज ये है यहाँ पर भाई साहब, अब बात मामला ये है कि जो 3 क़वानीन हमने यानी लाए थे, फिर उसके बाद उसको वापस लिया, और अब भी जो है किसान वो जो वादे किए गए थे उसकी मुकम्मल तकमील नहीं हुई, उसके लिए वो अब भी जो है सरगर्दा हैं, अब भी जो है एहतजाज करते रहते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो तब्दीली है, एक तो चाइना जो दुनिया को बाज़ार बना रहा है, और हम ये कहते हैं कि क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उस एतबार से हम दुनिया की मार्केट हम अपने आप को करार देते हैं। चाइना दुनिया को अपनी मार्केट बनाता है, हम ये बोलते हैं कि हम दुनिया की मार्केट हैं, और फिर हमारा ये भी दावा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो है बढ़ रहा है, बढ़ेगा। ये जो आश्वासन ये जो दिलाया जा रहा है बार बार, जहाँ भी प्रधानमंत्री नए नए दौरे करते हैं, ममालिक में जाते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक अच्छा बाजार है ये कहना कि हमारे लिए पास एक अच्छा बाजार उपलब्ध है, आप आइए यहाँ कारोबार करिए, ये बात दुनिया के सभी देश कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा बाजार है, आप आएंगे तो बाजार कंज्यूम भी होगा, आपको फैसिलिटेट भी किया जाएगा, टैक्सेशन में भी आपको नहीं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो है ना भाई साहब, हमारे पास बहुत सारी चीजों की सहूलियात है, पानी है। मैं आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मसले है ना अपने कि आपने जिस तरीके से ये कि बाजार अच्छा है या बुरा है या हमारे पास है या नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे समझना बहुत मुश्किल काम है, और लोग इसे समझना चाहेंगे नहीं, क्योंकि आप बाजार की वादा तो कर रहे हो, पर आपके पास पैदा जो है वो जमीन में किसान के पास पैसा पैदा होता है, बाकी सब चीजें आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो दुनिया भर में आपका ट्रेड डेफिसिट है, तो आपकी कंज्यूमिंग ज्यादा है और आपका एक्सपोर्ट कम है, और इस एक्सपोर्ट के कम होने की जो पूर्ति है वो आपका घरेलू उत्पाद जो किसान जो वो जरूरी है, प्रोडक्ट है, फार्मिंग प्रोडक्ट है, वो आपको आप उसे कैलकुलेट करने की और समझने की जरूरत है। और आप चूंकि विदेशी लोगों को ये कहना चाहते हो कि हमारे पास बाजार बड़ा जबरदस्त है, तो आप अपने ही फार्मर को अगर मारकर उनके लिए बाजार के लिए एनवायरमेंट बना के देंगे, तो जो आपकी भरपाई करने वाला प्रोड्यूसर है वो भी अगर मरना, तो यानी भाई साहब बुनियादी बात लोगों की यही बात समझ में आ रही है कि गालिबन वो ये कि यानी कि आप इंपोर्ट करने की बात किसी भी मतलब एंगल से करें, कोई भी नाम उसको देकर करें कि आप हमारे पास आएँ, तो वो आ रहा है, लेकिन जाना जब तक नहीं होगा, जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा कुछ देश का, तो फिर उसका मतलब यही है कि कुछ बिक्री नहीं होगी।
वो कुछ बिक्री नहीं होगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आना है वो सिर्फ खर्च करना है, यानी हमारे हमारे पास से खर्च होना है, किसी और को फ़ायदा होना है। और हम अगर कुछ नहीं बनाते हैं और सिर्फ अपने बाज़ार खुले रखते हैं लोगों के लिए, दुनिया के लिए, तो फिर वाकई यही बात होगी कि हमारी आमदनी कैसे होगी, जबकि हम दुनिया को नहीं बेचेंगे, हमारा माल दुनिया के पास नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मतलब इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं है भाई साहब। क्या हो देखिए सकता है ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है जैसे छोटे छोटे उद्योग की बात या फिर छोटी छोटी यूनिट्स की बात, वही तो शायद चाइना ने किया है। नहीं, अगर आप बात करें कि छोटी छोटी यूनिट की नहीं, उनका जो एक पूरा प्लान था वो बड़ा जबरदस्त था जी मैंने कहा था ना, उस इकोनॉमी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है जी। क्योंकि वो हर हाथ में काम देने के लिए क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हाँ, मतलब वो देखते हैं कि मैं अगर दुनिया में मेरे पास इतने लोग हैं तो मुझे मशीनरी पर जो है वो कितना प्रोडक्शन मुझे कराना है और आम आदमी को कैसे पैकिंग का काम देना है, यानी जिस काम से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े और जिससे उनके लोगों के हाथ में काम जाए। ये पूरा एक उनका प्लान होता है पूरी तरह से कि उद्योग में उसकी परमिशन दूंगा बनाने की, हैवी मशीनरी लगाने की, जिसमें दुनिया में हम इसकी आपूर्ति कर सकते हैं, और बाकी उसमें जो एक कॉस्ट हमको एक मैन पावर के रूप में आम आदमी को देनी है, उनके लिए एक काम जनरेट किया जाता है। वो पूरा प्लान्ड वे होता है। वो प्लान्ड वे में इसी तरीके से होता है कि मैं उनके लिए पैकिंग दूंगा या फिर मैं उनको जो है वो उनकी धुलाई का काम दूंगा या फिर उनकी सफाई फिनिशिंग के लिए मैनुअल कुछ काम करूंगा। तो कुल मिला के जब तक आप हर हाथ में काम देंगे नहीं जी, तो आप उनको काम मिलेगा नहीं, घर बैठ के आप किसी को पैसे देंगे नहीं। और अगर देंगे तो फिर आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जो काम इंसान करता है उसके बदले जो एसेट आपके पास होता है वही आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ाता है। ये बहुत बारीक मसले हैं इकोनॉमी के, जिन्हें जो हमारे कम से कम भारतीय इकोनॉमिस्ट तो बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए हम भारी तरक्की कर रहे हैं। हम 150 करोड़ का जो है वो देश होने के बाद और 4 ट्रिलियन होने के लिए आप देख रहे हैं, उधर 6-6 करोड़ के देश जो है वो 4-4, 5-5 ट्रिलियन के देश हैं। मतलब आप सब हैं और हम उस पर हम पर कैपिटा पर जाते ही नहीं है कि असल में ये टोटल मतलब एक हमारा जो पर इंसान के जो जीने की वैल्यू है वो हमारी कहाँ खड़ी है दूसरे देशों के मुकाबले। हम इसको कंपेयर नहीं करते। अच्छा, देने की अपने आप को कोशिश एक चीज़ भाई साहब हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद वर्षों के दौरान हमने ये तब्दीली ज़रूर देखी है, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन के बाद की बात करें या फिर कोविड आने के बाद की बात करें। उसके बाद एक चीज़ ये हुआ है कि एक वो वक्त था कि मतलब बैंकिंग सेक्टर बहुत ही सुकड़ गया था, लेकिन अभी बैंकिंग सेक्टर को हम ये देख रहे हैं कि इस कदर उनकी सरगर्मियाँ और उनका जो यानी बिज़नेस रेशो भी है, अगर हम नज़र डालते हैं सारे चार्ट्स पर तो वो काफ़ी जो है हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे बैंक्स जो बड़े माशी तौर पर कमज़ोर हो गए थे वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो गए हैं और वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ इनकी सरगर्मियाँ, और ना सिर्फ हमारे जो नेशनल बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ बल्कि इंटरनेशनल जो कोलैबोरेटेड बैंक्स हैं जिनका कहीं ना कहीं मतलब बाहर से ताल्लुक़ है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बैंकिंग सेक्टर्स भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो यहाँ से उनके कोलैबोरेटर्स हैं उनके ज़रिए बहुत सारा यानी कि क्रेडिट के हवाले से आम लोगों को भी बड़ा यानी इस जानिब राग़िब कर रहे हैं। और क्रेडिट का चलन जो है हमारे पास काफ़ी हो गया है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड एक बिल्कुल एक आम आदमी के दस्तरस की बात मैं करूं उसके लिए, या फिर अगर कोई बिज़नेस लोन की बात करें, तो ये जो जाल एक हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है और लोग जो है क़र्ज़ ले रहे हैं, आसानी से वो क़र्ज़ मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हमारे उस हवाले से जिक्र करते हैं कि बड़ा आसान हो गया है आज क़र्ज़ लेना, और बहरहाल फिर अदाई किस तरह से होती है वो अलग बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क़र्ज़ देने वाले बहुत हो गए हैं। जवाब आपने खुद ही दे दिया। नहीं मैं प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आसानी से, पहले तो मिलता भी नहीं था ना, आज तो मिल रहा है आपको, तो आप तो तारीफ करना चाहिए। हाँ नहीं ये बेसिक देखिए, बैंकों का कारोबार कब बढ़ता है जी? जब उस देश की जनता पे कर्ज बढ़ता है या उस देश पे कर्ज बढ़ता है तो बैंकों का कारोबार बढ़ता है। यानी जब गांव का साहूकार अमीर होता है तो गांव के लोग लूटते हैं, बर्बाद होते हैं,
वो ब्याज पे मोटा पैसा लेकर अपनी कमाई की सारी फसल साहूकार के घर में डाल के चले आते हैं और अपने बच्चों के लिए जो है फिर वो तुनके तिनके चुन के जो है गेहूं अनाज इकट्ठा करके गुजारा करते हैं और पुराने मैले कपड़े पहनने पड़ते हैं। बड़ा सीधा सिद्धांत है। अगर आपका बैंक का कारोबार फल फूल रहा है तो इसका मतलब आपके लोग, आपका देश कर्जदार हो रहा है। तो सीधी बात यह है कि अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए ये बहुत पता नहीं कैसी खबर होगी। मैं अच्छी कहूँ बुरी कहूँ, मैं क्या बताऊँ। नहीं भाई साहब, अभी भी मैं कहूंगा कि अच्छी आप इसको कह लें, ठीक है, आप अपना विश्लेषण इसमें करें, लेकिन अच्छी इसलिए कह लें कि एक वो वक्त हुआ करता था हमारे प्रधानमंत्री, मतलब ये हुआ करता था पिछली सरकारों से कि भाई कोई गरीब आदमी है, कोई छोटी यूनिट वाला है, वो चाहता है कि उसको कर्ज मिल जाए, उसको कर्ज मिलने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज तो हमारे पास इतने प्राइवेट बैंक्स हैं कि बस आप एक चुटकी में, एक क्लिक पर जो है आपको सारी चीज़ें, आपको जितना भी चाहिए, वो हैंड लोन हो, बिजनेस लोन हो या क्रेडिट कार्ड्स हो, वो आसानी से जो है मिल जा रहा है। तो यही तो चीज़ है कि गर्व के साथ प्रधानमंत्री कहते हैं और कई मरतबा कि आज बहुत आसान हो गया है कि अब पैसा अगर मिलेगा, अब आप जो कह रहे हैं कि वो अलग, वो किस नौयत से कह रहे हैं और फिर क्या हो रहा है मामला, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये कर्ज तो मिल रहा है ब्याज के साथ ही सही। जी जी, मैं शायद वो लोग जो हमें सुनते हैं वो ये भी जानते हैं कि यूसेड यूकेड जैसी जो बैंकिंग और वेपन लॉबी की जो एजेंसियां हैं वो बाकायदा दुनिया में ये माहौल क्रिएट करवाती हैं कि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा कर्ज दें। और ये कर्ज जो है इन बैंकों का जो एंड होता है ना बाकर साहब जी, आपको हैरानी होगी जान के कि कोई सोचे कि जो वर्ल्ड बैंक या IMF या इन सब के पास जो फंड आता है जहां जिनका कर्जदार जीडीपी से ज्यादा अमेरिका भी है, जीडीपी के नजदीक भारत भी पहुंच चुका, पाकिस्तान, ये सभी देश दुनिया के आपको नजर आते हैं कि सब, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो या फ्रांस हो, ये वर्ल्ड बैंक से बड़ा कर्जा लेते हैं। आपने कभी सोचा कि वर्ल्ड बैंक में पैसा कहाँ से आता है जो कर्जा लेते हैं? आखिर वो कौन इतना अमीर आदमी है, कौन सा इतना अमीर देश है कि पूरी दुनिया को वो कर्जा बांट रहा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू? आखिर वर्ल्ड बैंक में पैसा है किसका? असल में जिस दिन ये बात आम जनता समझने लगेगी, उस दिन वो समझने लगेगी कि साहूकार ने कहाँ ला के मारा है। और पूरी दुनिया की ये पिंदी चिंदी फिंदी सरकार जो बड़े बड़ी हाँकती है ना, ये टट्टपूंजी, टट्टू के अलावा कुछ भी नहीं है। सीधी सीधी सुनो मेरे से, ये टट्टू से ज्यादा इनकी औकात नहीं होती। और इनको कहा जाता है चलो टट्टू अपने यहाँ एनवायरमेंट बना के दो और हमें ब्याज की मोटी कमाई दो, उसके लिए तुम्हें जो करना है करो। सरकारें चुनते हैं वो वसूली के लिए, वो दुनिया में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाते हैं अपने गुंडों के तौर पर, ताकि अपने देशों, अपने लोगों को वो कर्जा दिलवाए और फिर उनसे वो वसूली करवाते उनको दे। आपने सोचा अगर पूरी दुनिया के देश ही कर्जदार है तो फिर वो ये रुपया कहाँ से आता है? आखिर वो बॉन्ड क्यों वो क्लोज क्या है वर्ल्ड बैंक के अंदर? क्या अगर आप वर्ल्ड बैंक में बॉन्ड खरीदते हैं, अपना पैसा बॉन्ड के तौर पर जमा करते हैं, तो वो किसी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा? आखिर कौन है वो पूरी दुनिया में जो डॉलर के मालिक होते हैं और करेंसी पूरे खेल को खेलते हैं? आखिर ये सब बातें लोग नहीं समझना चाहते, तो हल्की फुल्की बात करने से बाकी साहब ये बात तो भाई साहब कि हम ये भी देख रहे हैं कि खुदकुशी के वाक़यात, जिस तरह से अभी आपने किसानों की बात की, लेकिन ये जो कर्ज के मामलात हैं, कोई दिन ऐसा अखबारात का नहीं जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात अगर हम देखते हैं कि पिछले यानी दौर में तो इतना नहीं था जितना अभी जो है बढ़ चुका है। यानी ये जो हरासमेंट है या फिर जो ये रिकवरी वाले होते हैं, ये सारा मामला जो है मतलब एक आम होता जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर लोगों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो क्या करें, कि मामला ये है कि एक वो वक्त हुआ करता था कि भाई कर्ज मिलना मुश्किल हुआ करता था, आज आसानी से मिल रहा है, लेकिन ये और बात है कि लोग लेने को तो ले लेते हैं, लेकिन फिर वो रिकवरी किस बुनियाद पर सोचते हैं, ये बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि भाई आपके अगर आमदनी होगी तो आप उसकी रिकवरी कर पाएंगे, अगर आपकी आमदनी ही उस एतबार से नहीं है तो फिर आप उसको कैसे करेंगे? ये शायद कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो रही है, जिसकी नहीं ये आपको समझना चाहिए ना बात जी कि ये कैसे होगी रिकवरी। ये रिकवरी ऐसे होगी जैसे अभी कर्जे पर हथियार दिए यूक्रेन को, हाँ, और यूक्रेन को हथियार दे के हम कह रहे हैं कि जो आपके मिनरल्स हैं, जो आपके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो आपके डिपॉजिट्स हैं, वो आप हमारे नाम लिखो। ट्रम्प यही तो कह रहा है। हाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया। ब्रिटेन और अमेरिका कह तुमने यूरोप को तो जो है बेच दिया देश कर्जा उतारने के नाम पे, आप हमें क्या दोगे अब?
हाँ। तो कुल मिला के जब आप इतने कर्जदार हो जाते हो तो फिर तो आपके किडनी और गुर्दे खरीदे जाते हैं और वो लोग ले जाके उसको जो है दूसरों में इम्प्लांट करके पैसे कमाते हैं। हाँ। तो कुल मिला के अब यूक्रेनियों के किडनी और गुर्दे बेचे जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ। मगर वो एक नकली हीरो, उनके ऊपर जुनून, वो जो अजोब वहां पर थे, नहीं हम फना कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमको नाटो में शामिल होकर रूस को तोड़ना है। उन जाहिलों ने एक मूर्ख कॉमेडियन, जो जाहिल किस्म का कॉमेडियन है, उसकी औकात नहीं समझी कि ये पेशाब कर देगा जब इसको कोई धमकाएगा। उसके बावजूद अगर उसके देश के मूर्ख लोग जो है उसको सर पे बिठा के नाचते रहे तो अब अपनी किडनी बेचो, कौन रोकेगा? और जो ऐसा करेगा वो अपनी किडनी बेचेगा, थप्पड़ खाएगा, लात खाएगा, जलील होगा दुनिया में। ऐसे नक्शे बहुत देखे हमने और ऐसे नक्शे बहुत उतरने वाले हैं लोगों के। अभी तो और कहीं भी ये तमाशा देखने वाले हो, वो देखना। ठीक है भाई साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आम लोगों के हवाले से, अब आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बजट भी पेश किए जा रहे हैं, अब दूसरा मरहला भी जो है हमारा शुरू होने वाला है, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो आम लोगों के लिए, यानी आम आदमी क्या सोचेगा, उसको ये सारी चीज़ें पता नहीं है कि क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या अप एंड डाउन चल रहा है, किस तरह का शेयर बाज़ार चल रहा है, कौन सी क्या पॉलिसी चल रही है। वो तो ये देखते हैं कि भाई मेरे रोज़ाना की जो गुज़रो औक़ात के मामलात हैं, मेरी रोटी रोज़ी जो है, या फिर जो ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात हैं, जो जीने के लिए यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो क्या उम्मीद करें भाई साहब, जो वर्ल्ड वाइड जो हालात चल रहे हैं, हम अपने देश की बात करेंगे कि क्या हमारे लिए जो है राहत की बात हो सकती है? कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री कोई एक ऐसा रास्ता निकालने वाले हों आने वाले दिनों में कि ये जितनी महंगाई हुई है 10 बरसों में, तो वो कम से कम ये जो अच्छे दिन की बात वो किया करते थे, वो पुराने वाले जो 10 बरस के पहले के जो यानी बुरे दिन थे, जिसमें हर चीज़ आधे से भी कम थी, वो आ जाएगा? ऐसा कुछ कर सकती है जनता उम्मीद भाई साहब? जो वक्त गुजर गया उससे दोबारा से उसके बारे में सोचने की जो है आस मैं नहीं दूंगा किसी भी सूरत में। जो वक्त, अरे भाई साहब, कुछ तो गुंजाइश कुछ तो निकाली जा सकती है, कुछ तो भाई आम लोगों की। सीधी सीधी बात कर रहा हूँ मैं, सारे फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। आटा, दाल, तेल और फिर पेट्रोल, ये सारी चीजें कुछ कम हो जाएं, कम से कम 2014 से पहले हो जाएं, क्या हो जाए? बिल्कुल, अगर ये सस्ती भी हो जाएंगी तो आप ये समझिए ना कि आप अगर ये सस्ती भी हो जाएगी, एक ऐसा खेल है साहब 2.5 मिनट में मैं नहीं समझा सकता। अच्छा। अगर आप इनको सस्ती कर लेंगे, यानी कि आपने सस्ती कर लिया, आपने डंपिंग रेट पे जो है कनाडा से, यूक्रेन से, रशिया से, अमेरिका से फ्री ट्रेड में जो है सारा माल मंगा के डाल दिया। किसानों की चीज आपके आटा, दाल, चाय सब तो आपकी सस्ती हो गई। मगर ये सस्ती जो हो गई, जो आपका 50 से 60% लोग गांव की खेती से रोजगार पाते हैं। हाँ। अगर वो गांव की खेती से रोजगार पाने वाले लोग खुदकुशी करने पर उतर आएंगे और सिर्फ विदेशी माल यहाँ पर बिकेगा और उनके रोज कमाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं होंगे, तो 1 या 2 या 3 साल अगर वो अपनी जमीनें बेचकर, अपने सब कुछ बेच के अगर वो कमा भी लेंगे, खा भी लेंगे सब कुछ चीजें, तो आगे वो कहाँ से खाएंगे? उनको जमीनें बेचनी पड़ेगी, उनको बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर ये है ना कि देखिए, आपके पास मान लिया टोटल मिलाकर 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए में अभी आपको 1000 रुपए तो है, मगर आप 500 रुपए रोज भी कमाते हैं, मगर 400 रुपए की चीजें आप रोज महंगी खरीद के लेके आते हैं। अब आप 400 रुपए की बात तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब आपकी कमाई नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो बो रहे हैं उसकी लागत आपकी ज्यादा है और आपको नुकसान होना है, मतलब प्रतिदिन 50 रुपए का। और आप जो सस्ती खरीद के लेके आ रहे हैं, जो 500 की खरीदते थे, वो अब सिर्फ आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं। उसके बावजूद यानी 100 रुपए में जो चीज आप खरीदते थे वो आप जो है आप मतलब 500 में खरीदते थे, वो सिर्फ 100 रुपए की खरीद रहे हैं। आपके पास बचे 1000 है, आपकी जो प्लस हो रहा है वो 50 रुपए हो रहा है, जबकि पहले वो जो है आपका 1000 होता था या 700 होता था या 500 होता था, 400 आप उसमें से खर्च करते थे। तो आपकी इनकम तो हो गई है, लॉस में बदल गई। अब आप सस्ती चीजें खरीद कर आपकी 1000 रुपए कितने दिन चलेंगे सोच लीजिएगा। यानी ये आप 15 दिन चला पाएंगे, 15 दिन के बाद आपके हाथ में एक कटोरा होगा और आप खाली हो जाएंगे। कुल मिलाकर इकोनॉमी का निजाम बड़ा गहरा होता है, मगर इसमें जैसे कुछ देशों में मतलब मूर्खों को, जाहिलों को, गवारों को, मतलब जो है गवार का मतलब वो नहीं है मेरा कि गांव में रहने वाला है तो बहुत अक्लमंद लोग होते हैं। मतलब ढीठ किस्म के लोगों को अगर निजाम सौंप देता है कोई देश, तो फिर ऐसे देशों में जो है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, कई देश हैं पाकिस्तान जैसे
जहाँ पर जाहिल गवार ढीठ किस्म के लोगों के हाथ में जो है सत्ताएं सौंप रखी है, मूर्ख है, अनपढ़ है, स्कूल में जिसमें वो गए हैं उसी स्कूल में खुद में झूठ पढ़ाया जाता है, तो ऐसे लोग अपना देश बर्बाद ही करते हैं, पाकिस्तान जैसे नेता। बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल भाई साहब, इसका ये तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए अगला प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पर आपने जितने नाम कहे हैं उस तरह के लोग हैं और वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, तो फिर वहाँ पर अब सोल्यूशन क्या बाकी रहता है, ताकि आम आदमी जिस तरह की सूरत हाल से जूझ रहा है, रोज़ बरोज़ महंगाई की मार झेल रहा है और कोई उम्मीद नहीं हो रही है उसको कि कुछ उसको राहत होगी, तो वहाँ उस तरह के देश में अफ्रीकन बहुत सारे ममालिक हैं, ऐसे पड़ोसी मुल्क भी है, तो उनकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या किया जा सकता है, इस पर हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।